स्टूडेंट्स एमडी कैट के सिलसिले में यूनिट नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आप यूनिट 1 का टाइटल क्या है आपके पास, सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। और सेल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको मालूम हो कि सिंगुलर क्या होता है इसका न्यूक्लियस, इसका प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में बताना होगा इसकी डिस्कवरी के बारे में आपको मालूम हो कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। उसका नाम के हवाले से आपको मालूम हो कि डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आप बताते हैं, लोकेशन का मतलब न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है सेल में, इसके बारे में आपको मालूम हो। लोकेशन जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें किसकी, एनिमल सेल की। एनिमल सेल, अब एनिमल सेल में आपको मालूम हो कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल चूँकि नहीं होता, तो लिहाजा पोजीशन इसमें न्यूक्लियस की क्या होगी, यू मस्ट नो दैट द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज सेंट्रल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने सेल शो किया है, व्हाट इज दिस, एनिमल सेल। तो इसमें ये न्यूक्लियस की पोजीशन ऑलमोस्ट कहाँ पे होती है, इन द सेंटर ऑफ द सेल होती है। रीज़न क्या होती है कि इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता। फिर इसी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करें तो दूसरा इसका रेफरेंस आपने क्या देना होगा, प्लांट सेल का। और प्लांट सेल्स में आपको पता हो कि प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नॉर्मली प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल से बात क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास प्लांट सेल है, इस प्लांट में ये आउटसाइड बाउंड्री क्या कहलाती है इसकी, सेल वॉल। ये सेल वॉल आ जाएगी। तो अब इसमें आप देखिए पोजीशन आप किसकी शो कर रहे हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इज पुश्ड एट वन साइड ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी पेरिफेरी की तरफ चल जाते हैं। सो इसमें आप देख रहे हैं कि पोजीशन जो होती है न्यूक्लियस की डिफरेंट है इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल सेंट्रल पोजीशन, इन केस ऑफ प्लांट पेरिफेरी टुवर्ड द पेरिफेरी नियर द सेल मेम्ब्रेन। तो ये पोजीशन आपको किसकी मिल जाती है, किसकी, न्यूक्लियस की लोकेशन। तो इसमें एक और भी अहम चीज़ आपको मालूम है, जो प्लांट सेल इज डेफिनेटली क्या है, ये मैच्योर सेल है। और उसके बाद जो इमैच्योर सेल होते हैं, ग्रोइंग सेल्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आमतौर पर इसका शेप किस किस्म की होती है, सेल्स की राउंडेड होती है और इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है। रीज़न क्या होती है कि इसमें मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है, इंक्रीज इन साइज होता है, तो इसके स्मॉल वैक्यूल्स जो है इनकी कोलिजन्स होती है और इन कोलिजन्स के रिजल्ट के तौर पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनता है। और इस वैक्यूल के बनने की वजह से न्यूक्लियस इज पुश्ड एट वन साइड टुवर्ड द पेरिफेरी नियर द सेल मेम्ब्रेन। तो ये आप रेफरेंस कहाँ से उठा रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से इसका रेफरेंस उठा रहे हैं। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इन दी सेल। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस करना होगा शेप ऑफ द सेल। शेप का जहाँ तक ताल्लुक है, वेरिएबल शेप हो सकती है, वेरिएबल शेप यानी वेरी करती सेल टू सेल। आप इसकी शेप को अगर देखें तो ये स्फेरिकल, मोस्ट कॉमनली जो हम बताते हैं क्या होता है, ये स्फेरिकल या फिर ओवल इन शेप होता है। लेकिन इसके अलावा ये इर्रेगुलर शेप में भी आपको न्यूक्लियस मिलेंगे। तो मोस्टली न्यूक्लियस जो है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन में अगर आपके पास एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना हो जिसमें आपको शेप पूछा जाए, तो मेनली दे आर स्फेरिकल इन शेप, दिस विल बी योर मेन ऑप्शन। और उसके बाद अगर इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई हैं कि शेप ऑफ द न्यूक्लियस के लिए एनी टू, तो एनी टू अगर ये पेयर वर्ड्स की सूरत में आती तो इरेगुलर शेप में भी हो सकती है। आपके माइंड में आएगा कि इरेगुलर शेप किस किस्म, किस हमारे एग्जांपल इसकी हम कौन सी कोट करेंगे। तो डायरेक्ट आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में आप टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं, ब्लड का। और फिर ब्लड में आप क्या पढ़ते हैं, वाइट ब्लड सेल लिकोसाइट्स। इसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकोसाइट्स आप स्टडी करते हो, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल वगैरह। इसी तरह से आप इसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह स्टडी करते हो।
बेसोफिल स्टडी करते हो। तो इनमें आप जब इसको डिटेल से स्टडी करोगे, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, जब आप ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे, ब्लड को स्टडी करेंगे तो इसकी शेप डिटेल से देखेंगे। इसमें बाई लोड भी होते हैं, मल्टी लोड भी होते हैं, और इस तरह से इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। तो लिहाजा आपको पता चला शेप के लिहाज से न्यूक्लियस स्फेरिकल भी हो सकता है, इट में बी इरेगुलर इन शेप। की तरफ आएंगे, दैट इज नंबर, न्यूक्लियस की तादाद कितनी हो सकती है पर सेल। इसके हिसाब के लिए हम देखें कि जो न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल के हिसाब से हम देखें तो ये आपको 1 पर सेल भी मिल सकती, इसी तरह से ये 2 पर सेल भी आपको तादाद मिल सकती है न्यूक्लियस की, और इसी तरह से मोर देन 2 पर सेल। देखिए 1 पर सेल, इसको आप नाम क्या दे सकते हो, ये मोनो न्यूक्लिएट कह सकते हैं इसको। इसी तरह से इसको आप बाई न्यूक्लिएट, और इसी तरह से ये क्या कहलाएगा, इसको आप मल्टी न्यूक्लिएट का नाम भी दे सकते हैं। मोनो 1 बाई 2 मल्टी मैनी। इसी तरह से मोनो न्यूक्लिएट को आप और क्या नाम दे सकते हो, मोनो कैरियोटिक, और इसी तरह से बाई के लिए आप डाई कैरियोटिक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप मल्टी न्यूक्लिएट के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, सिनोसाइटिक और सिनोसाइटिक। मोनो 1 डाई 2, और इसी तरह से मोनो के साथ कैरियन का वर्ड इस्तेमाल होता है, कैरियोटिक कैरियन न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह डाई मीन 2, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, और मल्टी के लिए बस हम सिनो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। साइटिक का क्या मतलब होगा, काइटॉन से लिया गया, इसका मतलब क्या होगा, सिनोसाइटिक, यानी ऐसा सेल जिसमें मैनी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक। इसके टर्म आप इस्तेमाल करते हैं, मेनली आप इसमें फेमस होंगे किसमें, फंजाई में आप पढ़ते हो, इसमें हाइफी होते हैं। हाइफी जो होते हैं ये आपको मालूम हो कि इस तरह से सेगमेंटेड हो तो ये मोनोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, और इसी तरह से ये इस तरह से हो तो ये डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं, और इस तरह विदाउट सेप्टा नॉन सेप्टेट हो तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसकी एग्जाम्पल यहाँ पर कोड करते हैं। तो लिहाजा आपने देखा कि न्यूक्लियस की तादाद 1 पर सेल भी हो सकती है, न्यूक्लियस की तादाद 2 पर सेल भी हो सकती है, और मोर देन 2 सेल भी हो सकती है, यानी मोर देन 2 से मुराद मैनी सेल्स भी हो सकते हैं। फिर इसमें एक चीज़ अभी हमने बताई थी, पोजीशन में आपको कुछ यूनिक फीचर्स और भी मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने मसल सेल्स को स्टडी करते हैं, तो मसल सेल्स में पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कहाँ पे, मसल्स में टुवर्ड द पेरिफेरी नियर द सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप सार्कोलीमा का नाम देते हैं ना, तो सार्कोलीमा के बिल्कुल नीचे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियाई की पोजीशन आपको एक और भी पता चली, पहले हमने क्या बताई थी कि इन एनिमल सेल मोस्टली इन द सेंटर, प्लांट सेल में टुवर्ड द पेरिफेरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इन एक्सेप्शनल केसेस इरेगुलर शेप, वाइट ब्लड सेल की एग्जांपल थी। एक्सेप्शनल इन पोजीशन भी आपने देख लिया कि अंडर दी सेल मेम्ब्रेन, यानी सार्कोलीमा इन केस ऑफ मसल सेल्स। और इसी तरह तादाद के हिसाब से भी आपने देख लिया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में इसकी तादाद, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिफरेंट होते हैं। अब देखिए कि नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, कंपोजिशन, कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब जहाँ तक कंटेंट्स का ताल्लुक है न्यूक्लियस का, तो मेजर कंटेंट्स में हम इसको 4 मेजर कंटेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला इसमें क्या आ जाएगा आपके सामने, न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस, और फिर लास्ट हम किसको डिस्कस करेंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क विद रेफरेंस टू व्हाट, क्रोमोसोम्स। तो इसको हमने 1 बाई 1 करके डिस्कस करना है। ये मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं किस चीज़ के, न्यूक्लियस के, और उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे इनकी स्ट्रक्चरल पोजीशन क्या है, और फिर इनकी फंक्शनल पोजीशन भी क्या है इन द न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें देखिए कि कंपोनेंट्स में सबसे पहले किससे डिस्कस कर रहा है, दैट इज़ व्हाट, न्यूक्लियर एनवेलप।
इसको आप और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप गौर से देखिएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आपको इसकी आउटर बाउंड्री नज़र आ रही है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आपको डिटेल बतानी है। सबसे पहली चीज़ आपको पता हो कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन, जिस तरह आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं और इसी तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन स्टडी की है, आगे चलकर आपने क्लोरोप्लास्ट को भी डिस्कस करना है। ये तमाम क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं। और इसी तरह जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करें तो केमिकल कंपोजिशन में ये लाइक सेल मेम्ब्रेन, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन है, इसी तरह से न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन भी है। यानी कि ये किससे मिलकर बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है इसकी मेम्ब्रेन भी। अब देखिए कि जब हम इसको फर्दर डिटेल में जाएं, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन को आप गौर से देखिएगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ से हमने इसको लेबल किया है। ये देखिए कि ये इसकी क्या कहलाती है, आउटर मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, बीच में जो फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस का नाम दिया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन में आप गौर कीजिएगा, इसमें ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है और साथ ही ये कंटिन्यूस किसके साथ है, विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस फेसिंग दी साइटोप्लाज्म क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिहाजा आप देख सकते हैं, तो हम कि इसका लिंक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर उसके साथ किसके साथ लिंक है इसका, राइबोसोम्स के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व होती है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जब भी राइबोसोम की बात आएगी तो इसका मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की बात भी उसके साथ लिंक्ड होगी। तो लिहाजा यहाँ पर ये आपको क्लियर हो कि आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन जो है ये आपको डिटेल क्लियर हुई इसकी, और इसी तरह से फिर ये इसकी आ जाती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, अब इनर मेम्ब्रेन ने किस चीज़ को इनक्लोज किया हुआ है, इसमें गौर करना है। ये इसने इनक्लोज किया हुआ है, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये इनर मेम्ब्रेन आ जाएगी इसकी। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आउटर मेम्ब्रेन। अब उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट इसमें अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें आपको क्या नज़र आएंगे, पोर्स नज़र आएंगे। इन पोर्स को आप क्या नाम दोगे, न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसको आप डायग्रामेटिकली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको कि ये देखिए कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये आपस में आके कंबाइन हो जाती है। हम इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूस। द पॉइंट एट विच आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूड। इधर से भी देखिए और इधर से भी देखिए, तो क्या बन जाएगा, एक पोर बन जाएगा। एंड दिस पोर इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियर पोर। इसको आप न्यूक्लियर पोर का नाम देंगे। फिर यहाँ पर आपको एडिशनल पॉइंट मालूम हो कि यहाँ पे ख़ास किस्म की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि न्यूक्लियोपोरीन कहलाती हैं। जो पोर्स होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन पाई जाती हैं। अब इसका काम क्या है, ऑब्वियसली यहाँ से मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होगा। मूवमेंट ऑफ मटेरियल कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल आपको मालूम हो कि ये बाहर इसके क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन क्या है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यहाँ से मटेरियल, साइटोप्लाज्म से मटेरियल कहाँ जाएगा, इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म, और फिर यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल ने कहाँ आना है, बैक इनटू दी साइटोप्लाज्म। यहाँ से मटेरियल आएगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट होती है, यानी मटेरियल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। यानी आप ये देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए कहाँ बनेंगे, ऑब्वियसली इन द न्यूक्लियस बनते हैं। न्यूक्लियस से कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म किसके थ्रू जाएंगे,
दैट इज़ दीज पोर्स के थ्रू ये किस में आएंगे, इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर ये आगे जाकर ट्रांसलेशन यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, वो कहाँ से जाते हैं, साइटोप्लाज्म से किस में जाएंगे, इनटू द न्यूक्लियर प्लाज्म। थ्रू किसके थ्रू जाएंगे, इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही जाते हैं। तो लिहाजा इन पोर्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं। फिर अहम चीज़ आती है कि ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इनकी तादाद कितनी होती है, इनके नंबर कितने होते हैं। नंबर याद रखिएगा कि सेल टू सेल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर वेरी करते हैं, यानी वेरी से मुराद डिफरेंट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि दो तरह के हमारे पास सेल होते हैं, एक मेच्योर सेल होते हैं, एक अनमेच्योर सेल्स होते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एक सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और दूसरा हम देते हैं लफ्ज़ किसके लिए, डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये आपके पास दो तरह के सेल हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल बेसिकली किस किस्म का सेल होता है, इसको आप इमेच्योर सेल कह सकते हैं, इमेच्योर सेल कह सकते हैं। और जबकि डिफरेंशिएटेड सेल जो होता है ये आपके पास मेच्योर सेल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इमेच्योर सेल की एग्जांपल दें तो ये इमेच्योर सेल में आपने एग्जांपल किसकी दे सकते हैं, ये एक्स सेल की एग्जांपल दे सकते हैं। और मेच्योर सेल में आप रेड ब्लड सेल यानी रिथ्रोसाइट की एग्जांपल दे सकते हैं। रिथ्रोसाइट के बारे में, आरबीसीज के बारे में आपको मालूम हो कि प्रोड्यूस जब होते हैं आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो, और फिर वहाँ से बनने के बाद दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं बनने के बाद। लेकिन जब ये बनते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जब ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाए तो फिर इनका आने से पहले इसका न्यूक्लियस क्या होता है, दैट इज़ डीजनरेट, इसका न्यूक्लियस डीजनरेट कर, इसका मतलब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट भी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो डीजनरेट कर जाता है। अब जहाँ तक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का ताल्लुक, नंबर ऑफ पोर्स का ताल्लुक है किस में, इन द न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेच्योर सेल जैसे एक्स सेल में तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30,000 तक क्या हो सकते हैं पर न्यूक्लियस, क्या इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं न्यूक्लियर पोर। और जहाँ तक आरबीसीज का ताल्लुक है दैट इज़ 3 to 4 पर न्यूक्लियस। तो इस तरह इनकी तादाद आप देख सकते हैं डिफरेंट होती है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो ये आपने किसके बारे में देखा, ये न्यूक्लियर एनवेलप इंफॉर्मेशन आपके सामने है, और आपने इसको रेफरेंसेस के साथ भी आपने इसको डिस्कस किया। आपको मालूम हो कि इसमें से कौन कौन से की पॉइंट्स है जिसको आपने याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट्स है। जैसे मिसाल के तौर पर ये वर्ड यहाँ पे है अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल। अब आपके माइंड में ना हो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल किसे कहते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। लिहाजा आपको पता अनडिफरेंशिएटेड सेल बेसिकली किसे कहते हैं, इमेच्योर सेल। इमेच्योर सेल किसे कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। मेच्योर सेल क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल जिसमें डिफरेंशिएशन हो चुकी है, जिस फंक्शन जिस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर इसने अटेन करना है, जो फंक्शन इसने परफॉर्म करना है वो ये अटेन कर चुका है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड और मेच्योर सेल का नाम देते हैं। बाकी ये डाटा इंफॉर्मेशन है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर, तो आपको पता हो तादाद, नंबर ऑफ पोर्स कितने हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल में इसकी तादाद कितनी हो सकती है। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बताना है, न्यूक्लियोप्लास्ट के बारे में। न्यूक्लियोप्लास्ट सबसे पहले देखिए, जैसे आपने साइटोप्लाज्म स्टडी किया था, साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है सेल के, बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस और इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब इसमें न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके बारे में आपको मालूम है जनरली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जनरली ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और फिर इसी तरह से इसमें आप इसको ये सेमी फ्लूइड की फॉर्म में होता है, सेमी फ्लूइड की फॉर्म में क्या बनाता है, ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है किसका, न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियोप्लास्ट मोस्टली ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड, एंड ये क्या बनाता है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस बनाता है।
अब इसमें आपको मालूम हो कि जो कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएं तो इसमें फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलेंगी, प्रोटीन्स मिलती हैं। प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की इसमें होती हैं। जो प्रोटीन्स में आप इसमें ख़ास तौर पर आप हिस्टोन्स प्रोटीन्स की बात करते हैं, इसी तरह से नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो क्रोमोसोम का तो उसके साथ डीएनए के साथ जो प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हमने आगे चलकर डिस्कस करना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं मेनली जब इसमें आप रेफरेंस देते हो, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, इसी तरह से फिर इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आरएनए पॉलीमरेज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए। फिर इसी तरह से इसमें आपको ये भी मालूम हो कि जो सब यूनिट्स होते हैं डीएनए और आरएनए के, जिसको आप न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हो, ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन है, दे रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, डीएनए एंड आरएनए। इस तरह से ये इसकी डिफरेंट सिचुएशंस में रिक्वायरमेंट होती है, आयंस की एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो लिहाजा अब आपके सामने क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके बारे में हमने क्या बताया, ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है इसका, न्यूक्लियस का। इसमें इसकी कंपोजिशन में प्रोटीन्स आ गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, एंजाइम्स होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। या आपने बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट के साथ चलना होगा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जी बुक में तो हमारे इंफॉर्मेशन ये नहीं दी गई कि वेयर द व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। आपने यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करोगे, आपको पता है साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, न्यूक्लियस। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए क्या है, दैट इज़ व्हाट, न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए और आरएनए बनते कहाँ हैं, न्यूक्लियस में, तो उसके एंजाइम भी डेफिनेटली कहाँ होंगे, इनसाइड दी न्यूक्लियस होंगे। इसी तरह से डीएनए आरएनए बनते किससे, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड दे आर द सब यूनिट्स, ये सब यूनिट्स हैं, ये भी कहाँ पर होंगे, इन दी न्यूक्लियस होंगे। इसी तरह से फिर हमने इनऑर्गेनिक आयंस के बारे में बताया कि जैसे मैग्नीशियम आयन का रेफरेंस दिया, ये भी कहाँ पर होंगे, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। तो लिहाजा हमें न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अब इसमें नेक्स्ट हमने किसके बारे में डिस्कस करना होगा, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियोलाई। सिंगुलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियोलाई। अब जहाँ तक इस न्यूक्लियोलस का ताल्लुक है तो इसके बारे में आपको क्लियर हो कि न्यूक्लियोलस जो है ये इसमें किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन, यानी नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसमें किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो याद रखिएगा जब ये इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिकली क्या होता है, डार्कली स्टेन्ड पार्ट होता है। जब हम स्टेन करते हैं सेल को तो अब स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आप जब इसको देखते हैं तो ये डार्कली स्टेन होता है, तो उस बेस पर हम इसको बाकायदा आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, इनसाइड दी न्यूक्लियस। अब जहाँ तक इसके नंबर का ताल्लुक है तो नंबर के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि नंबर डिफरेंट होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। मिनिमम नंबर जो होता है 1 पर सेल तो हो सकता है, लेकिन मोर देन 1 पर सेल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इवन 4 भी हो सकते हैं तादाद में। क्या चीज़, न्यूक्लियोलाई पर न्यूक्लियस, एक सेल के न्यूक्लियस में इसकी तादाद इतनी हो सकती है। अब इसके बारे में आपको ये भी मालूम हो कि ये सेल की किस स्टेज पर हमें दिखाई देते हैं, यानी अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करना चाहें तो हम इसको कब ऑब्ज़र्व करेंगे। तो याद रखिएगा जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे और सेल साइकिल में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़, इंटरफेज़।
तो इंटरफेस के दौरान ये क्या होते हैं, ये अपीयर होते हैं, ये अपीयर इनकी फॉर्मेशन होती है। यानी ये क्या होते हैं बेसिकली, अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये ऑर्गेनाइज का वर्ड हम लिंक करेंगे किसी और टर्म के साथ भी। फिर इसी तरह से फिर अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो सेल डिवीजन से मुराद क्या है, सेल डिवीजन से मुराद उसकी डिफरेंट फेजेस स्टार्ट होती हैं, जैसे माइटोसिस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इन फेजेस के दौरान आप गौर करेंगे प्रोफेज में क्या होगा, ग्रेजुअली डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और जब टीलोफेज आएगी यानी एंड होगा सेल डिवीजन का, तो उस वक्त दोबारा से ये रीअपियर होना शुरू हो जाता है। तो इसकी आपको अपीयरेंस के बारे में मालूम हो कि ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये आपको दिखाई भी देते हैं वाज़े तौर पर, और उसको हम देखना चाहें तो इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इसी तरह सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो लिहाजा ये हम इसको फर्दर डिटेल से फिर हमने एक और टॉपिक में डिस्कस करना होगा, यानी जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे तो उसमें हम इसको फर्दर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम हो कि ये कब अपीयर होते हैं और कब ये डिसअपियर होते हैं, या कब ऑर्गेनाइज होते हैं, कब ये डिसऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। अब रही बात कि न्यूक्लियोलस जो है इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा, वो अब हमने बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से हम इसको देखें तो इसको आप क्या करते हो, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे, टू रीजन्स कह लें इसको, दो रीजन्स में इसको डिवाइड करें। टू रीजन्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 इसमें आ जाएगा पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया, पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया, और दूसरा पार्ट जो हम बताएंगे दैट इज सेंट्रल फिब्रिलर एरिया, सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। पेरिफेरल यानी अगर हम इसकी ये यहाँ से यूँ एक रिज्यूम करते हैं, यहाँ पे डायग्राम इसकी सब रफली शो करते हैं। याद रखिएगा इसकी मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि हमने कहा नो मेम्ब्रेन, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ उसके रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको। ये इसका पेरिफेरल पार्ट आ गया, ये इसका पेरिफेरल पार्ट, और ये इसका सेंट्रल पार्ट आ गया। पेरिफेरल पार्ट के बारे में हमने बताया किस किस्म का है, ये ग्रेन्युलर है। तो हम इसको ग्रेन्युलर क्यों कहते हैं, रीज़न इसकी वेरी सिंपल है कि यहाँ पे आपको सब यूनिट्स मिलते हैं, प्रिकर्सर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम जो होते हैं, इनके आपको प्रिकर्सर्स मिलेंगे, यानी जिनसे मिलकर ये सब यूनिट्स बनते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स या प्रिकर्सर सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस के मिलने से सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम क्या है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, उसके जो सब यूनिट्स होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। तो लिहाजा पेरिफेरल पार्ट यानी ये जो इसका बैरूनी हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर। आपको याद रखना है ग्रेन्युलर राइबोसोम, फिर उसी से उसके सब यूनिट, फिर उसके प्रिकर्सर्स आ जाते हैं। तो ये लिंक चीज़ें हैं, आपको याद भी रहेगा, ये मिक्सअप नहीं होगा। स्टूडेंट इसके फंक्शंस को क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ में मिक्सअप कर देते हैं, तो यू मस्ट नो इट। फिर इसी तरह से सेंट्रल फिब्रिलर एरिया, फिब्रिल से मालूम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, फिब्रिल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, आरएनए जिससे बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरआरएनए, और फिर इसी तरह से डीएनए, और डीएनए का यहाँ पे हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, आर डीएनए। तो लिहाजा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कि ये हाई मॉलिक्यूलर या लार्ज साइज़ के क्या होते हैं, इसमें आपके पास आरआरएनए और आर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, फिब्रिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ पर होंगे, फिब्रिलर पार्ट में होंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सेंट्रल पार्ट। तो पहले हमने क्या बताया, न्यूक्लियोलस के बारे में क्या डिटेल आपको क्लियर हुई कि न्यूक्लियोलस सिंगुलर है, प्लूरल इसका क्या होता है, न्यूक्लियोलाई प्लूरल होता है। फिर इसके बारे में हमने बताया कि इट इज़ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और विदाउट मेम्ब्रेन, यू मस्ट नो दैट इट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन इज देयर। सो ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद इसकी तादाद, नंबर हमने बताई, नंबर कितनी होती है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सेल, मे बी 1 पर सेल, मे बी 2 पर सेल, मे बी 3, मे बी अप टू 4 इन नंबर। इस तरह डिफरेंट सेल्स में इसकी तादाद या इसका नंबर डिफरेंट हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें हमने
अहम चीज़ बताई कि ये हमें जब हम बताते हैं कि विदाउट मेम्ब्रेन है तो फिर ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैसे, किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं न्यूक्लियस में विद इन अ सेल। तो ये इसकी स्पेशल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब हम सेल को स्टेन करते हैं तो ये बाकी पार्ट्स ऑफ द सेल के मुकाबले में जैसे न्यूक्लियस हम कहते हैं प्रोमिनेंट पार्ट है, ये हमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी की वजह से दिखाई देता है। लिहाजा इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है ये डार्कली स्टेन्ड होता है, इसलिए ये हमें और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। तो ये इसकी वजह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने इसके स्ट्रक्चरल डिटेल की तरफ आए। हमने बताया कि न्यूक्लियोलस जो कि विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये इमेजिनरी डायग्राम हमने यहाँ पे शो की है। 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, आउटर पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया एंड सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। तो लिहाजा ग्रेनुलर एरिया इसको क्यों कहते हैं, फिब्रिलर एरिया इसको क्यों कहते हैं, क्या चीज़ यहाँ प्रेजेंट है, क्या दीज कंटेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। तो लिहाजा ये क्या था, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है, ये आप इसमें जान गए होंगे कि जब हम बात करते हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन हम किसे कहते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो फैक्ट्री होगी वो क्या होगा, न्यूक्लियोलस। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। यहाँ पे राइबोसोम बनते हैं, फिर न्यूक्लियोप्लास्ट से होते हुए न्यूक्लियर पोर से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद फिर राइबोसोम की जो भी इसकी डेस्टिनेशन होगी, जैसे अभी हमने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, फिर ये राइबोसोम के साथ भी किसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं, फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो लिहाजा ये उसकी पोजीशंस होगी। तो ये हद तक था क्या, न्यूक्लियोलस। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट इसमें हम किसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वर्ड पर गौर कीजिए, क्रोमो एंड सोमा से लिया गया वर्ड, सोम्स, क्रोमो कलर और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। ये वर्ड की मीनिंग से आपको क्लियर होने चाहिए। क्रोमो मीन कलर, सोमा मीन बॉडी। वो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम चाहें तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम का नाम देते हैं। ये जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो न्यूक्लियस का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें इसको, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, सबसे अहम पार्ट किसका कहलाएगा, न्यूक्लियस का ये कहलाता है। क्रोमोसोम्स के बारे में आपको मालूम हो कि ये अपीयर कब होते हैं, अपीयर इनकी अपीयरेंस जो होती है दैट इज़ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होते हैं, फिर जैसे भी हमने कंट्रास्ट आ जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोलस डिस्कस किया। न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये आपको मालूम हो कि न्यूक्लियोलाई जो होते हैं ये अपीयर कब होते हैं, ड्यूरिंग इंटरफेस। डिसअपीयर कब होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी क्रोमोसोम जो है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या हो जाते हैं, ये अपीयर होते हैं, और ड्यूरिंग इंटरफेस क्या होते हैं, दे आर डिसअपीयर। अब ये इंटरफेस के दौरान जैसे भी हमने बताया है कि सेल डिवीजन के दौरान तो ये अपीयर होते हैं, और डिसअपीयर कब होंगे, ऑब्वियसली ड्यूरिंग ये इंटरफेस होंगे। तो लिहाजा जब हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में क्रोमोसोम जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, डीकंडेंस्ड होते हैं, डीकंडेंस्ड होते हैं। डीकंडेंस्ड का मतलब क्या होता है कि ये अनकॉइल्ड होते हैं, अनफोल्डेड होते हैं। अनकॉइल्ड अनफोल्डेड का क्या मतलब होगा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क किस चीज़ का होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स का होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स का होता है या क्रोमेटिन थ्रेड्स का होता है। तो लिहाजा ये क्रोमेटिन नेटवर्क, इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये क्रोमेटिन नेटवर्क नज़र आ रहा है। ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरा ये अपना नेटवर्क बनाते हैं जिसको आप क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम देते हैं। तो लिहाजा आपको मालूम हो कि क्रोमोसोम अपीयर कब होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इंटरफेस के दौरान ये डीकंडेंस होते हैं। डीकंडेंस का मतलब अनफोल्ड हो जाते हैं। अनफोल्ड होने के बाद कन्वर्ट किस में होते हैं, इनटू क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन
फाइबर की सूरत में ये ज़ाहिर होते हैं। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क के क्रोमेटिन फाइबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बेसिकली आप इसमें जब आप इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, आम माइक्रोस्कोप में तो ये नज़र नहीं आते, इसके लिए आप ख़ास किस्म की डाई यूज़ करते हैं जिसको एसीटोकार्मीन का नाम दिया जाता है। एसीटोकार्मीन, ये डाई हम यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं किस चीज़ की, क्रोमेटिन की। तो लिहाजा स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक डार्कर और एक लाइटर। तो स्टेनिंग के लिहाज से अगर हम जाए एसीटोकार्मीन के ज़रिए जब हम इसको स्टेन करेंगे, तो जब हम इसकी स्टेनिंग लेवल को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें दो लेवल आपको मिलेंगे। कौन कौन सा? एक इसका लाइटर स्टेन और फिर दूसरा इसका डार्कर स्टेन। दो स्टेन मिलते हैं, लाइटर एंड डार्कर स्टेन मिलते हैं। लाइटर स्टेन जो होता है बेसिकली इसको आप नाम देते हैं यू क्रोमेटिन, और जो डार्कर स्टेन है, डार्कर स्टेन को आप नाम देते हो हेटेरो क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। इसके बारे में फर्दर डिटेल हमने आगे चलकर फिर डिस्कस करनी होगी जब हम डीएनए एंड क्रोमोसोम के चैप्टर पर आएंगे, उसमें इसकी फर्दर डिटेल होगी, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूक्लियस के रेफरेंस से चूँकि इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें न्यूक्लियस के रेफरेंस से हमें इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें मालूम हो कि इसकी स्टेनिंग लेवल दो हैं, एक लाइटर और दूसरा डार्कर। हम कौन सा इसमें स्टेन यूज़ करते हैं? एसीटोकार्मीन इस्तेमाल करते हैं। लाइटर स्टेन यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। फर्दर इसकी डिटेल आप देखो कि यू क्रोमेटिन जिसके जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते, हेटेरोक्रोमेटिन जिसके जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रोमेटिन क्या है और किस तरह से ये इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ है। फर्दर अब हमने देखना ये होगा कि यही क्रोमेटिन जो होता है जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, क्योंकि हमने कहा ना कि सेल डिवीज़न के दौरान ये अपीयर होते हैं, ये सेल डिवीज़न के दौरान जब अपीयर होंगे तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? डीकंडेंस होना। डीकंडेंस को हम, इसका अपोजिट क्या होगा? कंडेंस होना। कंडेंस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया अनकॉइल्ड। अनकॉइल्ड का अपोजिट क्या होगा? कॉइल्ड। यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया अनफोल्ड। अनफोल्ड का अपोजिट क्या होगा? फोल्ड। यानी कंडेंस होंगे क्रोमेटिन कब? सेल डिवीज़न के दौरान। उनकी क्या होगी? कॉइलिंग एंड फोल्डिंग होगी। नतीजा क्या होगा? उसके रिजल्ट के तौर पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होंगे, उन स्ट्रक्चर्स को फिर आप क्या नाम दोगे? दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट? क्रोमोसोम्स। इनको आप क्रोमोसोम्स का नाम दोगे। तो अब इसमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों देखेंगे क्रोमोसोम का कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और फिर चूँकि हमने इसको आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करना है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं एंट्री टेस्ट में। आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि किस किस्म की इसमें एमसीक्यूज़ और क्या इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल होना चाहिए कि किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्रोमोसोम के बारे में आपको मालूम हो कि क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जाते हैं तो आपको मालूम हो कि इसको नाम हम केमिकल नेम इसको देते हैं। उस केमिकल नेम इसका क्या है? दैट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। अब गौर कीजिए, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? डेफिनेटली न्यूक्लिक एसिड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये भी आपको मालूम हो कि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? डेफिनेटली डीएनए इसमें होता है। और दूसरी चीज़ इसकी क्या आ जाती है? दैट इज़ व्हाट? प्रोटीन। तो प्लस इसमें क्या आ जाएगा? प्रोटीन। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हुई? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये इस तरह से ये आपको क्लियर हो जाए कि इसमें प्रोटीन्स। तो फिर प्रोटीन्स भी कौन सी होती हैं? अभी हमने उसका नेम मेंशन किया था, आपको बताया गया था कि कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसकी फर्दर डिटेल मैंने आपको बताया कि विल डिस्कस इन डीएनए एंड क्रोमोसोम। तो लिहाजा ये क्रोमोसोम के बारे में। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, इसका जब हम स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो डीएनए का क्रोमोसोम को आप स्टडी करते हो, तो उसमें आप क्या बताते हो कि क्रोमोसोम जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड। ये किस पर मुश्तमिल होते हैं?
क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। क्रोमेटिड बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, अनसेपरेटेड जो अलग ना हो, रेप्लिका डुप्लीकेट को कहेंगे, क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं बेसिकली। यानी बिफोर स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, इंटरफेस के दौरान आपको मालूम हो कि जनरली हम एक क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर स्टडी करें, बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें इसका जो आर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड का नाम देते हैं। और जो ये इसमें कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इसे आप नाम देते हो सेंट्रोमेयर। इसका दूसरा नाम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम इसको हम देते हैं। ये इसकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये इसका क्या है, क्रोमेटिड कहलाता है। अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो आपको मालूम हो, जब आप पढ़ोगे इंटरफेस में आपने उसकी सब फेजेस पढ़नी, G1 फेज पढ़ोगे, S फेज, G2 फेज, S फेज जिसको आप सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, इसकी क्या होगी, डबलिंग हो जाती है, डीएनए की रेप्लिकेशन, और क्रोमोसोम की फिर क्या हो जाती है, इसमें डबलिंग हो जाती है। इस तरह से एक क्रोमेटिड से क्या बन जाते हैं, 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। अभी एक क्रोमोसोम के ये क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड्स। इनको आप क्या कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं इनको आप सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम भी देते हैं, और ये इसका क्या होता है, सेंट्रोमेयर कहलाता है। तो आपने देखा कि ये क्रोमोसोम जो है बेसिकली आपको क्लियर बताया गया कि बाय द कंडेंसेशन ऑफ, किसकी कंडेंसेशन से बनते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क की कंडेंसेशन से बनते हैं, यानी कॉइलिंग और फोल्डिंग से बनते हैं। कब बनते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनते हैं। एक क्रोमोसोम का, टिपिकल क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो ये हम बताते हैं कि व्हाट इज दिस क्रोमेटिड, ये इसका क्रोमेटिड होता है, अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम, और ये इसका पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको सेंट्रोमेयर का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद अहम चीज़ आपको मालूम हो कि इसमें 2 प्लेग्स ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 2 प्लेग्स ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ऑन अपोजिट साइड, ये इनके ईच साइड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को नाम क्या दोगे, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स, ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स कहलाती हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इन काइनेटोकोर प्रोटीन्स की, बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी सेल डिवीजन के इसमें इसका रोल क्या होता है आपको मालूम हो, जब आप पढ़ोगे अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की टाइप्स, जिसमें आप स्पेशली स्पिंडल फाइबर्स को डिस्कस करोगे, यू मस्ट नो दैट दिस इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स। और कौन से स्पिंडल फाइबर, कौन सी टाइप स्पिंडल फाइबर इसके साथ आकर अटैच होगी, दैट इज काइनेटोकोर स्पिंडल। इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल का नाम देंगे। ये यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया किसका, क्रोमोसोम का। तो इन जनरल ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक और कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। यानी इस तरह देखिए कि ये हमने क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, ये क्रोमोसोम आपके सामने है, ये इसकी क्या कहलाएगी, दैट इज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और फिर यहाँ पे हम शो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इस पार्ट पे, ये इसकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये तमाम क्रोमोसोम्स में नहीं होती, बल्कि कम से कम एक क्रोमोसोम या एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है किसी भी स्पीशीज़ के सेल में, मिनिमम 1 ज़रूर होता है जिसमें ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। और यही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जब पे इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया, इसको आप न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया का नाम भी देते हो। फिर इसी तरह से आप आगे चलते हो तो ये इसका पार्ट आ जाता है, ये देख सकते हैं, ये इसका जो राउंडेड ये इसमें पार्ट रह जाता है, दैट इज इसको टेक्निकली आप क्या कहोगे, दैट इज सैटेलाइट। इसको आप सैटेलाइट का नाम दोगे। और फिर यहाँ पे ये इसकी राउंडेड टिप होती है, जिसको टेक्निकली आप क्या कहते हो, टीलोमेयर का नाम देते हो। सैटेलाइट इस पार्ट पे जो डीएनए के बारे में जनरली ये कॉन्सेप्ट है
कि इस एरिया में जो डीएनए होता है दैट इज़ यूजलेस डीएनए, जिसको आप जंक डीएनए का नाम भी देते हो, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड जंक डीएनए। इसके बारे में डिटेल्स हैं, आगे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलकर इसको लिंक करेंगे एजिंग के साथ। एजिंग में फिर आप देखेंगे किस तरह से ये इसका रोल होता है। फिर इसी तरह टीलोमेयर के बारे में आपको क्लियर है, तो ये राउंडेड टिप होती है किस चीज़ की, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद सैटेलाइट वाले पार्ट का जो टिप एरिया होता है इसको आप क्या कहते हैं, टीलोमेयर। इसका रोल क्या होता है, ये राउंडेड टिप का रोल बेसिकली ये होता है कि ये दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ ये उसको अटैच होने से, इंटरमिंगल होने से क्या बचाते हैं, रोकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टीलोमेयर का नाम देते हैं। सो ये इसके टीलोमेयर्स कहलाते हैं। तो लिहाजा आपको जनरल स्ट्रक्चर पता हो और स्पेसिफिकली अदर क्रोमोसोम्स एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्लियर होना चाहिए कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे क्या होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यानी ये न्यूक्लियोलस का बनना और डिसऑर्गेनाइज होना, ऑर्गेनाइज होना और डिसऑर्गेनाइज होना किसके अंडर होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर एरिया के अंडर होता है। इसको फिर आप जब सेल साइकिल हम स्टडी करेंगे तो वहाँ मज़ीद देखेंगे कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता कैसे है, डिसऑर्गेनाइज होता कैसे। हम सुनते तो हैं लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज होता है। अब इसके बाद देखिए एक अहम चीज़ आ जाती है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के साथ हमें इस थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको मालूम होने चाहिए कि किस किस्म के क्वेश्चन बिल्टअप हो सकते हैं, जैसे इन विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर विल बिकम अटैच, और फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम अटैच विद विच टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर, किस किस्म के स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं और किस पार्ट से वो अटैच होते हैं, ये भी आपको मालूम हो। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज बेसिक्स। ये ना सोचें कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ तो कोई डिस्कस किया ही नहीं किया, बताया ही नहीं गया ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आपको मालूम हो कि सिलेबस में है, हमने इसको लिंक किया है किसके साथ, डीएनए एंड क्रोमोसोम के साथ हमने इसको लिंक कर दिया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि रेफरेंस और कहाँ पे यूज़ होता है। अब उसके बाद एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू क्रोमोसोम, जो कि इंफॉर्मेशन टाइप यानी बहुत आसान जो क्वेश्चन हम कहते हैं आते हैं, जिसमें स्टूडेंट उसमें भी अक्सर गलती कर देते हैं। वो क्या आता है, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इट इज़ बेसिकली स्पेसिफिक फीचर और करेक्टर ऑफ अ स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ का बेसिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जिसके बेस पर आप किसी भी स्पीशीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक एस्पेक्ट है जो कि एक बेसिक फीचर है किसी भी स्पीशीज़ के बारे में। इट डजेंट मीन कि आप ये कहें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये फलानी स्पीशी होगी, ऐसा भी नहीं है। उसमें फिर और भी एस्पेक्ट आ जाते हैं, वो फिर हम एक और रेफरेंस से स्टडी करते हैं इसको कैरियोटाइप के हवाले से, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आता है, शेप ऑफ क्रोमोसोम भी आता है, साइज ऑफ क्रोमोसोम भी आता है और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर भी आता है। इन सब को कलेक्ट कहते हैं कैरियोटाइप, जिसकी बेस पे स्पीशी आइडेंटिफाई होती है। लेकिन जब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं चिंपैंजी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 48। दूसरी तरफ आप आ जाए एग्जाम्पल ले लें किसकी, पोटैटो की। पोटैटो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 48। तो आप कहेंगे तो ये तो प्लांट है और ये एनिमल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में क्या है, सेम है। तो अब इससे आपको आइडिया हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट इन जनरल हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। इसी तरह और भी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जिसमें आपको इन जनरल एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिफरेंट स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर और इसमें हमने एग्जांपल दें तो फ्रॉग की एग्जांपल देंगे तो फ्रॉग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, दैट इज़ 26 होते हैं। इसी तरह से आप फ्रूट फ्लाई की एग्जांपल ले लें, फ्रूट फ्लाई की एग्जांपल ले लें तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देखेंगे कितने होंगे, 8। फिर इसी तरह से पी की एग्जांपल ले लें, पी की, इसमें आपको 14 क्रोमोसोम मिलेंगे। इस तरह से और भी बेशुमार आपको एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप डिस्कस करते हो। ये मज़ीद हम डिस्कस करेंगे डीएनए एंड क्रोमोसोम की चैप्टर में, और भी एग्जांपल आपके सामने आएंगे। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस किस्म के दिए गए हैं, आप गौर कीजिएगा। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो दिए गए हैं बेसिकली क्या है,
2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसको आप डिप्लॉइड का नाम दोगे। लेकिन आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे इसके, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ऑब्वियसली ये 2n है, तो n क्या होगा इसका, हैप्लॉइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रूट फ्लाई की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई में नंबर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, ऑब्वियसली 4 होंगे, 8 का हाफ होगा। इसी तरह से अगर हम फ्रॉग की एग्जांपल लें तो फ्रॉग में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, दैट इज़ ऑब्वियसली 13 होंगे। सो इस तरह से ये भी आपको क्लियर हो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल किसे कहते हैं, बॉडी सेल को कहते हैं। तो बॉडी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डेफिनेटली अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो सोमा बॉडी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। इसी तरह से जर्म सेल की बात की जाती है, गेमीट्स की बात की जाती है। गेमीट्स में फर्दर अगर आपसे बात की जाए, स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, ये स्पर्मेटोजोआ में कितने होंगे या फिर ओवा में कितने होंगे, तो आपको मालूम हो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो इस तरह से क्वेश्चन, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इन्फॉर्मेशन, फिर इनडायरेक्ट उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है या कोई एग्जांपल यूज़ हो रही है या किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल यूज़ हो रही है या उसके किसी सेल की एग्जांपल यूज़ हो रही है, तो ये चीज़ आपको कॉन्शियस होना है, कॉन्शियस होकर इस पर कंसंट्रेट करना है, ताकि आप उस वक्त जल्दबाजी में ये ना सोचें कि फ्रॉग का लफ्ज़ आया है तो 26 को ही हम क्या है अटैम्प्ट कर जाएं, तो ये आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो। सो इसके बाद इसमें न्यूक्लियस में हमने क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया। इसको फर्दर इसके बाद एक अहम चीज़ जो लास्ट रह जाती है इसमें, वो क्या है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की फंक्शन में सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आपको मालूम है कि इसमें क्या मौजूद है, हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद है। हेरिडिटरी मटेरियल आपको मालूम हो किस सूरत में है, ऑब्वियसली हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है डीएनए की सूरत में मौजूद है। डीएनए किस में होता है, ये आपको मालूम हो कि इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में होता है। और पार्ट ऑफ डीएनए इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इसको हम जीन का नाम देते हैं। जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो एक स्पीशीज से, उसके एक जनरेशन से अगली जनरेशन में शिफ्ट होते हैं, यानी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स टू देयर प्रोजेनी, ये शिफ्ट होते हैं। तो लिहाजा ये वेयर द हेरिडिटी मटेरियल इज प्रेजेंट, वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट, वेयर द जीन्स आर प्रेजेंट, ऑब्वियसली इन द न्यूक्लियस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, it contain hereditary material, and through nucleus the hereditary material carry the hereditary information which are transmitted from parents to their offspring from one generation to नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ का, न्यूक्लियस का। और याद रखिएगा कि ये जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू वन नेक्स्ट जनरेशन, तो आपको मालूम हो कि जब हम रिडक्शन डिवीजन मियोसिस पढ़ते हैं या फिर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस में एट द एंड ऑफ द डे क्या आप देखते हो, 4 डॉटर सेल बनते हैं। और 4 डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं। और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमोटिड होते हैं, एक क्रोमोटिड होता है। वो एक क्रोमोटिड क्या कहलाता है, कंप्लीट क्रोमोसोम कहलाता है। लिहाजा एक क्रोमोसोम या उस पर जो भी जीन्स होते हैं या डीएनए होता है, इसकी सूरत में ये किस में, गेमीट्स के थ्रू जाइगोट से ऑब्वियसली किस क्या है, नेक्स्ट जनरेशन आपकी स्टार्ट हो गई। तो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तो हम डीएनए कहें तब भी सही है, हम क्रोमोसोम कहें तब भी ठीक है, हम जीन्स कहें तब भी ठीक है। तो लिहाजा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वेदर ऑप्शन आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, यस ओके, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, यस ओके, बाकी कुछ नहीं दिया, फिर जीन, ये लास्ट। आप अगर सारे ऑप्शन सही हैं तो आपने किधर जाना होगा, नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन पे जाना होगा। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किसके ज़रिए जाती है, मेनली थ्रू जीन्स जाती हैं। सो यू मस्ट एबल टू सेलेक्ट द नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन एज वेल।
और फिर इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है मेजर पार्ट है किस चीज़ का, सेल का, तो लिहाजा न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये बेसिकली हमने किसके बारे में बताया, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, जो आज के इस टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया है चीज़ों को, आपने देखा है, आपने गौर किया है कि लिमिट्स नहीं है नॉलेज की, हम लिमिटाइज होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने न्यूक्लियस तैयार किया है, न्यूक्लियस के जो भी एस्पेक्ट्स तैयार किए हैं, फॉर एग्जांपल वो तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको तो आप फॉलो करते हुए उसके आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाते हो, आप उसके एमसीक्यूज़ भी बनाते हो, आप उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाते हो और उसके बाद बोर्ड पेपर में उसको अटेम्प्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि हमने उसको एक चीज़ को एक जगह पे हमने इसको डिस्कस किया है, उसको लिंक किया किसी और टॉपिक के साथ, उसको लिंक किया किसी और टॉपिक के साथ। तो लिहाजा हमारा विजन इतना ब्रॉड होना चाहिए कि हमारा जो माइंड है उसमें एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और हम उसको क्रिटिकली जाएं और हम देखें कि ये जो टॉपिक, ये जो टर्म, ये जो फंक्शन, हम ये जो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक में, इसका लिंक किन किन टॉपिक्स में, किन किन चैप्टर्स में और किस किस रेफरेंस से आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लिहाजा इंशाल्लाह यहाँ तक हमने ये न्यूक्लियस को डिस्कस किया है, सेल वाला पार्ट, फिर उसी में सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे साथ ही, जिसको आप सेल साइकिल के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।